कैसे होगा? क्लास अभी छुट्टी है कुछ देर पहले। देखिए मैं तो पढ़ाने का शौकीन आदमी हूँ, मैं तो भी पढ़ाऊंगा लंबी क्लास में। तैयार हैं? रेडी? यस सर। ठीक है, सबका अपना अपना शौक होता है। मेरा शौक है पढ़ाना। आर्टिकल 29-30 पर बात करता हूँ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। Cultural and educational right. Article 29, Article 29 and Article 30. Cultural and educational right. आर्टिकल 29 और 30 कहते क्या हैं, दोनों पहले मैं साइड में लिख लेता हूं। आर्टिकल 29 क्या कहता है और आर्टिकल 30 क्या कहता है। इन दोनों की बात हम लोग कर रहे थे। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। प्रोटेक्ट the interest of minorities. Interest of minorities. Right of minorities. Right of minorities to establish and administer educational institution, instructions, educational, इसको मैं समझाता हूँ, instructions, एक शब्द आता है माइनॉरिटीज, एक शब्द आया इसमें प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हु इज माइनॉरिटीज? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटीज? और जो इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज, सुन लीजिए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट माइनॉरिटीज? कल्चरल इंटरेस्ट, एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। माइनॉरिटीज के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इस शब्द को समझना है कि माइनॉरिटीज कौन है, राइट? तो हमारा फर्स्ट शब्द है, हम डाल देते हैं माइनॉरिटीज को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द माइनॉरिटीज? द फर्स्ट पॉइंट, दिस वर्ड नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में डिफाइन नहीं है सर, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये डिफाइन नहीं। सेकेंड पॉइंट,
शब्द दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 शब्द दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, संविधान में क्या मेंशन है वो मैं बता देगा। 2 बातें मेंशन है संविधान में। पहला, रिलीजियस माइनॉरिटी शब्द का जिक्र है। रिलीजियस माइनॉरिटीज का जिक्र है। धार्मिक अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र है संविधान में। अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यक का शब्द का जिक्र है, जो धर्म के रूप में संख्या में है, धार्मिक अल्पसंख्यक। और दूसरा लिंग्विस्टिक, जो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। लिंग्विस्टिक GUISTIC, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये 2 शब्दों का जिक्र संविधान में है। धर्म के रूप में जो अल्पसंख्यक हैं और जो भाषा के रूप में अल्पसंख्यक हैं, इन 2 शब्दों का जिक्र संविधान में है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं। क्या ये 2 पॉइंट पर आप कनेक्ट हो पाएगा? तीसरा पॉइंट, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट में माइनॉरिटीज की डेफिनेशन बतलाई। तो पार्लियामेंट passes an act, उस एक्ट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, ये पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया। और इस एक्ट में ये बताया कि ये माइनॉरिटीज में कौन कौन, मुस्लिम्स, उसमें मुस्लिम्स, इनको माइनॉरिटीज में बताया, जैन, सिख, बौद्ध, इन पारसीज, इन्होंने कहा कि इनको माइनॉरिटीज में हम मानेंगे। कहा ये सब क्या है, ये सब माइनॉरिटीज, हम इनको अल्पसंख्यक मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मतलब राष्ट्र के स्तर पर ये माइनॉरिटीज में है और पैरामीटर नेशन, राष्ट्र में इनकी संख्या, ये माइनॉरिटीज और नेशन राष्ट्र के ग्राउंड पर राष्ट्र में इनकी संख्या हिंदू धर्म की तुलना में काफी कम है सनातन के पर। तो ये क्रिश्चियंस नहीं, मुस्लिम, जैन, सिख, बुद्ध और पारसी, इनको इन्होंने माइनॉरिटीज इंडो इंडियन। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक केस हम ले रहे हैं, PMA, पाई फाउंडेशन,
वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2007। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये केस 1992 का पार्लियामेंट का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो माइनॉरिटीज है वो स्टेट वाइज कंसीडर होगी, ना कि नेशन लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पर। अब नागालैंड में हिंदुओं की संख्या कम है तो नागालैंड में हिंदू वर्ग संख्या कम है, तो ये स्टेट वाइज कंसीडर होगा, ना कि नेशन वाइज। राइट? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? इस केस में। क्लियर? इसको बोलते हैं रेसा रेसा अलग कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली वेल प्रेजेंट, सिस्टमेटिकली लॉजिक। तो इस केस में कहा माइनॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट से क्या किया 2007 में? माइनॉरिटीज हैव टू बी कंसीडर्ड। minorities have to be considered state wise, इसका मतलब जो माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक की परिभाषा है वो राष्ट्र के स्तर पे नहीं होगी, किसके स्तर पे होगी? राज्य के स्तर पे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो जो नागालैंड है, राइट, वहां हिंदू माइनॉरिटीज में बता सकते हिंदू माइनॉरिटीज इतनी डाटा होने के बाद अब हम 29 पे डिस्कस करेंगे। क्या मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी? हमने माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन कर दिया कि माइनॉरिटीज है। आप लोग क्लास में हैं पूरी तरह से? यस, ठीक है। क्लास में है पूरी तरह से? ये मौसम थोड़ा सा ऐसा आता है होली का, बड़ा आलस सा शुरू होता है, बचाना होगा खुद को। अब हम 29 पर डिस्कस करें। ठीक, ये महत्वपूर्ण केस आपके पास। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 29 का फर्स्ट आर्टिकल 29 का फर्स्ट क्या है? 29 फर्स्ट any sections of the citizen, any sections of the citizen
citizens residing in any part of India having a first distinct language distinct script distinct culture रहन सहन कल्चर खान पीन बोलचाल कल्चर इनको कंजर्व करने का अधिकार होगा। इनको कंजर्व करने का मतलब कंजर्व का मतलब बनाए रखने। अब आप सोचिए एनी सेक्शंस of the citizens residing in any part of India having a distinct language, distinct script and distinct culture to conserve it. This is the fundamental right. Clear? ये राइट है 29, ये थियरी है और इसको एंजॉय कैसे किया जाए? एंजॉय कैसे किया जाए? एजुकेशनल ऐसे वो माइनॉरिटीज जो हैं वो क्या करते हैं, स्टेटस की स्थापना कर सकते हैं और एडमिनिस्टर उनका प्रशासन कर सकते हैं ऐसे शैक्षणिक निर्देशों का या शैक्षणिक संस्थाओं का जिनमें ये होगा, है ना। इसको एंजॉय यहाँ करेंगे, ये राइट है, थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल रूप में एंजॉय यहाँ करेंगे। ये क्लियर है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंस्ट्रक्शन है, माफ कीजिएगा वही बार बार रिपीट कर रहा, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये एंजॉय यहां करेंगे कैसे? क्योंकि इसी लैंग्वेज की, इसी कल्चर की वो क्या करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर प्रशासन करने का अधिकार होगा और उनकी स्थापना करने का अधिकार होगा। हाँ या ना? तो ये राइट है, इसको एंजॉय यहां करेंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? ये क्या है? थियरी है, हाँ या ना? पक्का? ये थियरी पार्ट है और ये पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है, हाँ या ना? एंजॉय कैसे करेंगे, लाइव कैसे देखेंगे, ये तो अधिकार होगा। बड़ी अच्छी बात है, अधिकार होगा। अब उस अधिकार का कैसे एक्सरसाइज करेंगे? तो एक्सरसाइज करेंगे, हाँ या ना? यस। बात आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, हेलो, इसका मतलब ये नहीं है एनी सेक्शन, मतलब ये माइनॉरिटीज को भी राइट है और ये मेजोरिटी को भी राइट है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मतलब मत समझिएगा मेजोरिटी को राइट नहीं है। तो अगर माइनॉरिटीज को ये राइट है तो ये अंडरस्टूड है कि मेजोरिटी को भी ये राइट है। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। इसीलिए क्या लिख दिया वहां, एनी सेक्शंस, नॉट माइनॉरिटीज, नॉट मेजॉरिटीज, एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजंस रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग अ डिस्कन टू कंजर्व इट। क्लियर बात हो गई? यस। ठीक। अब 29 का सेकंड क्या कहता है? ये पूरा पूरा आर्टिकल हम 29 का सेकंड पूरा आर्टिकल लिखेंगे। सेकंड क्या कहता है? 29 का सेकंड क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड,
SETI, DENIED, denied. Admission into any educational institution, institution maintained by the state, ध्यान दीजिएगा, maintained by the state, और वो इंस्टीट्यूशन या तो स्टेट के द्वारा मेंटेन होगा, बाय द स्टेट, और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट, राज्य से सहायता प्राप्त कर रहा हो, रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट. No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state. Out of the state funds. State funds. On grounds only of, अब देखिए आपका धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, हाँ या ना, राइट. आपका रेस क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, हेलो, लैंग्वेज, इन ग्राउंड्स पर no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state fund on the grounds of religion, race, caste and language. तो जो माइनॉरिटीज हैं वो लैंग्वेज के ग्राउंड पर माइनॉरिटीज हैं, राइट, रिलीजन के ग्राउंड पर है. तो आप देखिए इन दो को सेव कर दिया गया और रेस और कास्ट को भी इसमें सेव कर दिया गया, क्योंकि ये रेस कास्ट सिस्टम इंटीग्रल पार्ट था, तो कास्ट को भी 15(1) देखेंगे, 16(2) देखेंगे, 1 देखेंगे, तो कास्ट को भी मिल सकता है. तो ये 29 आ गया. आर्टिकल 30 की बात है. अच्छा, आर्टिकल 15 में किस किस ग्राउंड पर, आर्टिकल 15 में रिलीजन, कास्ट, देखिए क्या है, किस ग्राउंड पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, मेल फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ, और रिलीजन और रेस, ये ग्राउंड है, हाँ या ना, ठीक. हम आपसे पूछे 15 और 29 में अंतर क्या है. मेरा एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29, क्या अंतर है, क्या आप फील कर पा रहे हैं अंतर क्या है और क्यों है. अंतर क्या है ये देख लेना, तब तक पूरा नहीं होगा कि वो अंतर क्यों है. 15 और 29 के बीच में स्टेट वहां भी डिनाई नहीं करेगा. तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसके फंड ले रही नहीं ले रही तब भी वो नहीं रोक सकती. मैं आर्टिकल 15 को मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप, मैं एज इट इज आर्टिकल लिख दे रहा हूँ ताकि आप
ये बात आर्टिकल लिख दे रहा हूं 15 फर्स्ट. The state shall not discriminate. The state shall not discriminate. Against any citizen. Against any citizen. On grounds only of this one. ये 29 में ये है. सर वो तो ये एडमिशन से रिलेटेड एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन. क्या? The state shall not discriminate against the citizen on any ground of this one. मतलब किस चीज के लिए? सर ये राज्य इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा. सर ये 29 सेकेंड में इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है कि इस ग्राउंड पे इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसमें किसी भी सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं होगी सर, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी. एजुकेशन तो उसमें एजुकेशन हो गया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगले 16 में. इसमें लैंग्वेज है, उसमें लैंग्वेज नहीं है. दो मिनट में सोचने का मौका दे रहा हूँ आपको. उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल दोनों एज इट इज आपके पास लिखे. मतलब मैंने पूरे आर्टिकल 20 ऐसा ही लिख दिया है. अब उम्मीद करता हूँ कि अब 15 और 29 के बीच में अंतर इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं और आपसे ही अंतर पूछ लिया गया है. अंतर समझ में आया? आगे आप लोग सर यहाँ पे स्टेट नहीं करेगा, यहाँ पे स्टेट्स नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. वहाँ पे सर इंडिया मतलब कंट्री के बारे में आ चुका है. सर देखिए तो इंडिया एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग डिस्ट्रिक्ट. डिफरेंस एक तरफ हम आर्टिकल 15 ले रहे हैं और एक तरफ हम आर्टिकल 29 ले रहे हैं. ठीक. 15 में जो बात की गई है उसमें लिखा गया है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट कर सकता है. स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ना, प्राइवेट के लिए तो नहीं है ना. नहीं, प्राइवेट के लिए प्राइवेट भी क्यों? स्टेट की डेफिनेशन में प्राइवेट कहाँ आता है? प्राइवेट एंटिटी नहीं शामिल है ना स्टेट में. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? स्टेट नहीं करेगा ना, तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या है? नो सिटी, वहाँ पे नो सिटीज है. बात क्लियर है ना. ये स्टेट के लिए है. स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, राइट? स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. और यहां पर स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों
डिस्क्रिमिनेट, मतलब वो जनरल है, इन्हीं किसी के लिए भी है। तो यहाँ स्टेट और प्राइवेट ये दोनों ही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई है नहीं हुई? मतलब यहाँ प्राइवेट कर सकता है डिस्क्रिमिनेशन? हाँ सर। प्राइवेट कैसे कर देगा क्यों? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? मैंने अपना ताला बनवाया, अब नहीं आपको पानी लेने दे रहे हैं। आप नहीं लेने देंगे तो उसका आर्टिकल दूसरा नहीं उसमें क्या होगा। दूसरा? जैसे मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं दे रहा हूँ किसी को, किसी भी आधार पर, हम पे कौन सा आर्टिकल आप लगाएंगे? मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आप बताइए सर क्या आप करेंगे? मैं आपको नहीं पढ़ाता, आपका रहन सहन मुझे पसंद नहीं है, हम नहीं पढ़ाना, हमें नहीं पढ़ाना है। प्राइवेट के खिलाफ नहीं ना, स्टेट के खिलाफ है। तो ये स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, और यहाँ की बात स्टेट और प्राइवेट दोनों के खिलाफ है, तभी वो राइट प्रोटेक्ट होंगे। स्टेट इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ पर। कोई भी प्राइवेट अपना इंस्टीट्यूशन खोलता है वो इनके आधार पर भेदभाव कर सकता है। वो ये तय करे कि वो किसको रखना चाहता है, किसको नहीं रखना चाहता। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। यहाँ स्टेट और प्राइवेट दोनों के लिए मतलब क्या हुआ? हेलो, मतलब क्या हुआ? अभी जो मैं कह रहा था वो मैं गलत बोल दिया। सर ये वो गलत मैं इसलिए बोल दिया हूं कि मैं किसी भी बच्चे का उसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के ग्राउंड पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। मैं एज ए प्राइवेट एंटिटी कर सकता हूं मना? नहीं कर सकता हूं इस ग्राउंड पर, इनमें से किसी भी ग्राउंड पर। तो मैं जो कह रहा था मैं मना कर दूंगा, तुम मना नहीं कर सकता। कोई भी इंस्टीट्यूशन मना नहीं कर सकता है किसी भी व्यक्ति को इन आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। अब आप सवाल पूछिए। सो वही आर्टिकल 15 में इक्वालिटी ऑन सोसाइटी है ना, तो नहीं, इक्वलिटी, हाँ वहाँ पे तो इक्वल होना चाहिए। इक्वलिटी है, हाँ, हाँ ठीक है। तो सर वहाँ कैसे मना करेंगे आर्टिकल 15 में इक्वालिटी? स्टेट के लिए इक्वलिटी है, इक्वलिटी बाय द साइड ऑफ स्टेट। स्टेट इक्वलिटी शो करेगा ऑन इंस्टीट्यूशंस। अच्छा ठीक है सर। आर्टिकल 15 अगर हम देखें ना, तो जैसे विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, किसके लिए है? स्टेट के लिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी ये स्टेट के लिए, प्राइवेट के लिए थोड़ी है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी बात क्लियर। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इस ग्राउंड पर किसी का एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी बात क्लियर हुई। तो ये दोनों के खिलाफ है, वो स्टेट के खिलाफ है, पहली बात ये। और दूसरी, दोनों में अंतर क्या है? ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यहां क्या है ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? यहां ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। 1 2 3 4 5। और यहां ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और अलग अलग नहीं, लैंग्वेज वहां नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग है। जब हम लैंग्वेज लाएंगे तभी प्रोटेक्ट होंगे किसके? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जो माइनॉरिटीज हैं, तो इसका मतलब है वो लैंग्वेज के ग्राउंड पर भी माइनॉरिटीज होंगी, तभी उनका कल्चर डिफरेंट होगा, नहीं तो मेजोरिटी के कल्चर से मैच कर जाएंगे। कास्ट जरूरी है, फिर वो कोई भी कास्ट के हो, कोई कास्ट, रिलीजन और रेस, ये तीनों इसके साथ फिट हो जाएंगे। तो इसलिए इनको रखा गया है, क्योंकि ये चीजें कहां से कनेक्ट होंगी? रेस, रिलीजन, कास्ट से। ठीक है, ये अंतर है। और ये राइट है, ये उसको प्रैक्टिकल एंजॉय करेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही जानना है कि इसको एंजॉय करेंगे। अब आगे बढ़े। यस सर।
कंट्री नाइन में मतलब डिनाई कर ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से, जैसे इसमें देश का हाँ, कोई भी नहीं डिनाई कर सकता इस ग्राउंड पर। स्टेट और क्लाइमेट दोनों ही कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। जैसे अगर प्लेस ऑफ बर्थ आ जाए तो प्लेस ऑफ बर्थ इसमें कहा नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिनाई कर सकते हैं, इन आधार पर डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ होगा तो डिनाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ जो है जन्म स्थान है नहीं ना, तो जो नहीं है उन सबके आधार पर डिनाई हो सकता है, इनके आधार पर डिनाई नहीं होगा। लेकिन अगर ये आधार है तो प्लेस ऑफ बर्थ कोई आधार ही नहीं बनेगा। आप समझिए मेरी बात। अगर ये कोई भी आधार है तो प्लेस ऑफ बर्थ का कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब सर? क्यों क्यों प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब नहीं है मेरे भाई? पूरी बात तो सुनो यार, कि वो एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, तो प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब ही नहीं। रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पूरी लैंग्वेज देखिए ना। यस सर, एनी पार्ट। बहुत गंभीरता से एक एक शब्द को देखना पड़ेगा। यस सर। अब आगे बढ़ो। ठीक है, यस सर। हो गया, साफ करें। यस सर। आप बताओ समझ में आ गया पूरी तरह से? आज नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ हाँ अच्छा, फ्रांस कह रहा था ना, साफ कर रहा हूँ। संगीता जैसे हम लेट हो रहे थे मान लीजिए, तो आप बैठ के पढ़ते हैं। हाँ सर। मत जाइएगा क्योंकि करियर देखना है। दिलीप का अपना काम है तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते हैं। तो जैसे संगीता बैठ के पढ़ रही थी, आप बैठ के पढ़िए। समझ रहे हैं? क्योंकि कोई विकल्प है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। बचा ही नहीं है। जो प्राइवेट जॉब करेंगे तो फिर आप देख रहे हैं उसके हालात क्या है। तो स्किल तो लानी पड़ेगी यार, स्किल तो लानी पड़ेगी। अब कंप्यूटर सीखने वाला समय भी खत्म हो गया। हाँ सर। क्योंकि कंप्यूटर का स्थान रोबोट अब ले रहे हैं। तो एक समय के बाद जैसे पीसीओ खत्म हो गया, पीसीओ खत्म हो गया, खत्म हो गया पीसीओ। ये जो फोटो खींचना था 10 दिन बाद फोटो, ये सब सिस्टम खत्म हो गया। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि ये सब सिस्टम खत्म हो जाएंगे? ठीक है, अब सब रोबोट काम करेंगे। आने वाले 100, 150, 200 साल के बाद जो दुनिया होगी ना, क्योंकि अब कारें भी ऐसी आ रही हैं जो टेस्ला बना रही है, ड्राइवर की जरूरत नहीं। मतलब आप गलती कर सकते हो लेकिन वो कार गलती नहीं करेगी। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि आप अपने जीवन में ही जो देखने जा रहे हो उसमें स्किल लानी पड़ेगी? क्योंकि स्किल अगर नहीं होगी तो स्किल से ही सिलेक्शन होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए स्किल है भी, तो इसी से आप कुछ कर पाएंगे, हाँ या ना? तो ये तो डेवलप ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। तो हमारे यहाँ पांडे जी, ये पांडे जी 399 में पढ़ा रहे हैं जीएस, 399 रुपए में 400 रुपए में पढ़ लीजिए, फिर यही होगा। वो वाईएस की भी पढ़ा देंगे, पीसीएस की भी पढ़ा देंगे। बात साफ करें तो मतलब मेरी बात समझिए, स्किल लानी पड़ेगी। वो स्किल कैसे आएगी? आपको गंभीर होना पड़ेगा। अब आप अपना काम करते रहिए। आपको सिलेबस यूपीएससी ने दे दिया, ये आपका सिलेबस है, आपको टाइम दे दिया। अब 2023 में तो चल गया, 2024 चलेगा नहीं, फिर कैसे आप अपने आप को समझाओगे?
सब करें से ठीक है। मतलब कुछ नहीं, यहाँ भी जाओ, जल्दी आ जाओ, अभी ये क्लास खाली मिला करेगी, बैठ के आप अपना पढ़ रहे हैं। घर जाएंगे तो फिर एक अजीब माहौल, पता नहीं सोई है। 99% लोगों का घर में वो नहीं पढ़ पाते, 99% लोग। 1% लोग पढ़ लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा जुनूनी होते हैं, तो फिर कहीं भी उनको बिठा दो, उनको फिर अपना टारगेट ही दिखेगा। ऐसे लोग 100 में 1 मिलेगा। सबके साथ एक प्रॉब्लम है। जैसे वो हनुमान जी का मंदिर है नीम करोड़ी बाबा का, वहां लोग जाते हैं काफी दूर से और वहां पे वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बैठ के भीड़ लगी रहती है पढ़ने के लिए। लेकिन वही घर में बैठ के पढ़े तो मुश्किल हो गया। तो मंदिर जाते हैं इसलिए कि वो एटमॉस्फेयर बनता है ऐसा। भक्ति भगवान, मंदिर क्या है? मंदिर है भक्त और भगवान के मिलने का स्थान। कोचिंग क्या है? इंस्टीट्यूट क्या है? गुरु और शिष्य के मिलने का स्थान है। मार्केट क्या है? जहां डिमांड और सप्लाई आपस में मिले, इंस्टॉल्ड बाजार। तो वो आना ही पड़ेगा। अच्छा, अब बात हम लोग कर रहे हैं आर्टिकल 31 को तो डिलीट किया गया है और आर्टिकल 19(1)(f) ये यात्रा है राइट टू प्रॉपर्टी, ये मौलिक अधिकार था। तो ये कहानी किसी दिन हम डिस्कस करेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी को कैसे, क्यों और कब मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। तो ये दोनों ही राइट टू प्रॉपर्टी थे, राइट टू प्रॉपर्टी थे। इन दोनों को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये टॉपिक अभी किसी दिन यात्रा करेंगे इस टॉपिक, और भी लोग होंगे क्लास में तो यात्रा करेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी को कब, क्यों, कैसे फंडामेंटल राइट से निकाल कर 40 करके और इसको 300A में डाला गया, 300A में डाला गया। आज फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो फंडामेंटल राइट नहीं। आज राइट टू प्रॉपर्टी टुडेज, अगर हम आज देखें टुडेज, तो ये क्या है? लीगल राइट। तो ये कोई टॉपिक लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फर्स्ट पीरियोरिटी पे लीगल राइट, सेकेंड पीरियोरिटी पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक, आगे बढ़ो। यस सर। आर्टिकल 33 और 34 आप जानते हैं, बताया था या नहीं बताया? 33 का मतलब है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री है, जो पुलिस है, उनको कुछ फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ
ठीक है। आर्टिकल 34 ये कहता है कि अगर मार्शल लॉ लागू है तो फंडामेंटल राइट की एक्सरसाइज मार्शल लॉ। तो कुल मिलाकर के ये दोनों एक्सेप्शंस हैं किसके, फंडामेंटल राइट्स। एक्सेप्शंस अपवाद है। अगर मार्शल लॉ लागू है जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। और यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री पुलिस आदि इनको एक्सरसाइज, कुछ फंडामेंटल राइट की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लाइक आर्टिकल 19 अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लें, हड़ताल, ग्रुप, समथिंग, नहीं, राइट। आप कल्पना पर करिए कि पुलिस, यूपी पुलिस कहे कि वो 24 घंटे काम नहीं करेगी, एक भी दुकान खोल नहीं सकती है, लोग लूट लेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। आर्टिकल 35 यू नो वेरी वेल, अगर कोई फंडामेंटल राइट सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाने का राइट है। इतनी बात क्लियर होगी। ये बात ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इस पे इतना ही टाइम इस आर्टिकल पे देना, इस आर्टिकल पे ज्यादा वक्त नहीं देना, इतना ही वक्त देना। कहां वक्त ज्यादा देना है, कहां कम देना है, ये समझना भी समझना है। आर्टिकल 35 आप जानते हो, कई बार मैंने बोला है, that fundamental rights which are not self-executory can be executed by the parliament by using the exercise of article 35 by making law। ठीक है, ये बात पता है। अब केवल और केवल एक आर्टिकल बचता है, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जब हम ज्यूडिशरी डिस्कस करेंगे, कुछ लोग यही फंडामेंटल राइट में पढ़ा देते हैं इसको, हमारी अदा है कि हम इसको ज्यूडिशरी में डिस्कस करेंगे जब हम न्यायपालिका पढ़ाएंगे। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है, ईदर स्टेट और प्राइवेट एंटिटी, यू कैन मूव सुप्रीम कोर्ट। आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पिटीशन फाइल करिए, मतलब इसीलिए इसको बोला जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। In this article, बाबा साहब says this article is the soul of the constitution। संविधान की यही आत्मा है, क्योंकि राइट्स तो हमें दे दिए, लेकिन अगर किसी ने वायलेट किया तो हमें इलाज भी दिया, क्या कि आप सुप्रीम कोर्ट आइए, पिटीशन फाइल होगी, और पिटीशन फाइल होगी, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, और वो रिट की संख्या 5 है। तो ये डिस्कशन आर्टिकल 32 में होगा। तो आर्टिकल 32 क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है पहला। दूसरा पॉइंट, बाबा साहब सेज, क्या कहा? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। If your fundamental rights violated by a state or private, you can move Supreme Court। मूव सुप्रीम कोर्ट मीन्स फिल पिटीशन, आपने पिटीशन फाइल कर दी, सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स जारी करेगा। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, 5 तरह की रिट्स हैं। वो 5 तरह की रिट्स क्या हैं, उन पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली रिट, अब ये रिट क्या है, इन पे हम लोग जब ज्यूडिशरी डिस्कस करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। और वो 5 तरह की रिट्स क्या हैं? हेबियस कॉर्पस, सेकेंड मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ क्यो वारंटो,
और सेडिशियरी। अब ये क्या होती है वही हम डिस्कस करेंगे। और ब्रैकेट में एक बात और लिख लीजिए, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, राइट। ये दोनों ही बातें हम लोग जब जुडिशरी डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे कि इनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या अंतर है, बहुत सारी बातें हैं वही डिस्कस करेंगे। तो ये आर्टिकल 32 टू 26 का एंगल हम वही जुडिशरी में उठाएंगे और किसी दिन ये चर्चा करेंगे हम लोग राइट टू प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे कुछ मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, कभी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस तरह से फंडामेंटल लाइफ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नई यात्रा शुरू करेंगे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। हम लोग जो यात्रा स्टार्ट करेंगे वो यात्रा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कल इस पे चर्चा होगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये कंप्लीट हो गया। कोई इससे जुड़ा सवाल कुछ पूछना चाहे तो सर 30 में बस उतना ही था, केवल जितना था जितना था उतना बता दिया। ठीक है, एक इस पे टेस्ट हो जाए। ठीक है, क्वालिटी ये सब अभी लिखा है, इतनी जल्दी इतना हो गया, क्या बात। ठीक है, हम लोग चर्चा कल डीपीएसपी